रैन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर। मंजू गुप्ता मैम हो गई, मंजू गुप्ता मैम हो गई। ये आ गए सब, अब तो बस यहाँ का काम खत्म, मैं नीचे जाएंगे। अच्छा ठीक है। अभी गए थे हम से थी, मैंने कहा चलो साथ में। क्या नाम है? डेजी, डेजी द्विवेदी है। सर को पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कि किसी भी उत्सव, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर के नाम से करते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। हम अपने सभी गणमान्य अतिथियों, प्राचार्य जी तथा सभी शिक्षकों से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया लैंप लाइट ट्रिमिंग के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करने की कृपा करें। पीछे रहो ना। अरे क्या पीछे आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से
को भी, जो बहुत लोग उससे डरते भी हैं और कुछ लोग उसको ये सोचते हैं कि ये कुछ कल्चर से रिलेटेड या फेस्टिवल टाइप की चीज़ नहीं जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें, पर आप लोग साइंस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे पास सबसे पहले ये प्रपोजल लेकर प्रोफेसर निनी कक्कड़ मैडम मैथ्स डिपार्टमेंट की और प्रोफेसर मंजू गुप्ता मैडम स्टैट्स डिपार्टमेंट की आई थी, तो मैंने ये सहज स्वीकृति दी कि आप करिए, हम आगे बढ़िए, जो भी आप कर सकते हैं। फंड्स हम सर से बात करके अरेंज करवाते हैं और हम अपने मैनेजर सर का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फंड्स हमारी तरफ डिलीवर किए और हम लोग इस कार्यक्रम को करा पाए। हमारे आज के जितने भी गेस्ट हैं, मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मंत्री जी हमारे बीच नहीं आ पाए क्योंकि ये था कि वो प्रयागराज जाना पड़ा उनको, और ये वापसी कर लेंगे ये बात थी, तो वो वापस मतलब देर हो जाएगी उनको, तो पर उनकी तरफ से हम सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी दिन कॉलेज आकर एक कप चाय पर हमारी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं और स्टूडेंट्स हैं उनसे चाय पर चर्चा करेंगे। बाकी हमारी आज की विशिष्ट अतिथि ऋतु त्रिवेदी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आई। अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपके यहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमारे बीच संदीप शिवहरे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार। आप रजिस्ट्रार हैं BSIP में, आप हमारे बीच आए। और हमारे DSW और बहुत सीनियर हमारे तो पिता तुल्य हैं प्रोफेसर VK शर्मा सर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आप हमारे बीच हैं, आपका बहुत हृदय से आभार। हमारे बीच JNU से डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आप वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है JNU में, वहाँ पर आप कार्यरत हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत ही आभार है। और जो भी क्योंकि काफ़ी लोग साइंस की फील्ड से, मैं सबका नाम तो नहीं जानती, पर जो है आशीष अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद है कि आपने हमारे छात्राओं के जो द्वारा बनाए गए मॉडल्स हैं उसमें आने के लिए, उनको जज करने के लिए सहज स्वीकृति दी। पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ की एलुमनाई इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से सचदेवा मैडम जो है वो हमारे बीच में, आपका भी आभार। और विभिन्न कॉलेजेस से, लखनऊ विश्वविद्यालय से जितने भी जज करने के लिए आए हैं लोग, उनका बहुत बहुत आभार। ये साइंस फेस्टिवल मनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करें अगर हम उसको एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए करते हैं तो और ही ज़्यादा रचनात्मक हो जाता है। और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी भी हमारा सब्जेक्ट है उसको जो है वो जोड़ना चाहती है हमारी संस्कृति से, इसीलिए इसको फियास्टा नाम है, यानी फेस्टिवल की तरह हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइंस जो है वो समाज में इनोवेशंस को प्रमोट करता है और इनोवेशंस की वजह से ही हमारी लाइफ थोड़ा आसान होती है। अगर हम देखें तो अगर हम पंखे की हवा ले रहे हैं वो भी साइंस की, किसी साइंटिफिक टेम्पर की ही देन है। इसी तरीके से जो भी हम चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे वो मैकेनिकल टूल्स हों, सब कुछ साइंस की देन है। तो कोई भी सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर यानी कि हमारा सर्विसेज सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई भी देश प्रगति तभी करता है जब वहाँ पर नवाचार होते रहते हैं हर फील्ड में। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का स्वप्न देखते हैं और स्वप्न दिखाते हैं और उस टारगेट को लेकर हम उस दिशा में कार्य कर रहे होते हैं, तो ये हम सभी का दायित्व बन जाता है और ये हम सभी का प्रयास है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ें। और वो तभी बढ़ेगा, जैसे मैं तो अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो जब हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। और आर्थिक समृद्धि बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी बढ़ सकती है जब नए नए नवाचार होते रहें और उसको स्पीड अप कर सकें हम, हमारे प्रोडक्शन को, हमारी इनकम को। और
कोई भी प्रोडक्शन जो है वो एक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते करते स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी कि वो स्थिर हो जाता है। तो उस स्थिरता को तोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? नवाचार ज़रूरी है, और वो नवाचार जो है आपको साइंस वाले ज़्यादा दे पाते हैं। तो इसलिए इस फेस्टिवल को मनाना, और जो भी हमारा अर्थशास्त्र है वो आंकड़ों का खेल है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टैट्स के भी प्रोफेसर्स हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से भी हमारे बीच हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब तक हमारी जो इनकम है या एस्टिमेट्स कि हम कहाँ तक जा पाएंगे, उसको निकालने के लिए आप लोग की सहायता हमको लेनी पड़ती है, और आपके सहायता से ही हम अर्थव्यवस्था कहाँ तक जाएगी, क्या प्रॉस्पेक्ट हम रख सकते हैं, क्या प्रोजेक्शंस रख सकते हैं, और उसको अचीव करने के लिए किस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से हमको आगे बढ़ना है, आप उस चीज़ को बताते हैं। तो चाहे वो सोशल साइंस हो और चाहे भी वो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, सभी के लिए साइंस भी ज़रूरी है। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम लेकर चलते हैं, और उसी दिशा में ये समेकित प्रयास है। हम सभी इसी तरीके से अपने देश को विश्व पटल पर हम कहेंगे एक तारे की तरह चमका सकें, यही हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें पूर्ण निष्ठा के साथ करें। और मैं फिर से पूरी ही साइंस फैकल्टीज़ को, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, सभी छात्राओं को, क्योंकि अभी हम जब बाहर टूर पर जाएंगे, जो एग्जीबिशन लगा है तो वहाँ पे सारे छात्राओं के ही टैलेंट्स हैं जो एग्जिबिट हुए हैं, और वो प्लेटफॉर्म उनको मिला है। क्योंकि का चुप साध रहो बलवाना कौन, जब तक हमें हनुमान जी को भी वो प्रभु थे, पर उनकी भी शक्ति का उनको भी उनकी शक्ति का एहसास दिलाना पड़ा था। और उनको जब एक दूत की तरह भेजा गया तो आप देखिए उन्होंने पूरी लंका को विध्वंस कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वो ज़रूरी था। हम नहीं चाहेंगे कि आप कहीं आग लगाएं, आपके लिए कुछ और क्रिएटिव करना, सकारात्मक ज़रूरी होगा। पर अच्छे लक्ष्य के लिए कभी आपको कुछ हथकंडे नकारात्मक रूप से भी दूसरे के लिए हो सकते हैं, वो अपनाने पड़ते हैं, कभी सकारात्मक। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, आपने अपने टैलेंट को एग्जिबिट किया, तो सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ बाहर के कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आए हैं, आप सभी का भी वेलकम है और धन्यवाद है कि आपने नवयुग कन्या महाविद्यालय में पार्टिसिपेट किया है। मैं फिर से हमारे जितने भी आज के अतिथि हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ती है, तो मैं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सिंपल सी लाइफ भी एक मिस्ट्री हो गई जिस दिन केमिस्ट्री की लाइफ में एंट्री हो गई। केमिस्ट्री का डर हमारे दिलों में ऐसे भर गया, न्यूट्रल से जिंदगी में मानो एसिड गिर गया। नोबल गैस की तरह महफूज थे हम, फिर भी हमारा रिडक्शन हो गया। केमिस्ट्री के एक्सेप्शन समझते समझते हम खुद एक्सेप्शन हो गए, दिल के अरमा भी आंसुओं में बह गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से तो हमारे इलेक्ट्रॉन हिल गए। आई प्रोपाइल साइनाइड, हेक्सामाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड और टाइटन के फॉर्मूले याद करते करते तो हमारे सारे न्यूरॉन्स भी हिल गए। पर वक्त के साथ इससे भी दोस्ती हो गई। HCl की केमिस्ट्री मानो फ्रक्टोज बन गई। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो गई। ऑल क्रेडिट गोज टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिनकी वजह से केमिस्ट्री से हमें मोहब्बत हो गई। प्लेन केमिस्ट्री का, जिसका बहुत यूनिक टाइटल है, स्वयंवर क्लोरीन का, एक बार जोरदार तालियां के लिए नॉमेनक्लेचर करी गई है, जैसे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और नैनोशिप। वैसे ही केमिकल बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसा ही एक बॉन्ड बनाने के लिए हमारी प्यारी क्लोरीन ने अपना स्वयंवर रखा है, जिसमें बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे एलिमेंट्स आए हैं। तो फिर आइए चलते हैं क्लोरीन के स्वयंवर में। मेरे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल रहते। कोई है जो मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? मैंने अपना इकलौता प्रोटॉन आपके लिए रेडी रखा है। सो लेट्स बॉन्ड टुगेदर। तो कौन हो
कभी क्लोरीन, कभी कार्बन। भाई तुझे अपनी आइडेंटिटी का कुछ पता है? तुम क्यों हंस रहे हो सोडियम? तुम तो इतने डेस्परेट हो कि पानी को देखते ही फट जाते हो, इसीलिए वाटर में बंदगी करना पड़ता है। इनसिक्योरिटी लेवल मैक्स। हाँ तो तुम कॉफी दूध के धुले हो ऑक्सीजन। माना कि तुम लाइफ देते हो, पर रस्टिंग भी तुम्हारे ही वजह से आती है। कितने मेटल्स ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुम उनकी लाइफ में रस्ट लगा रहे हो। मेरी प्यारी क्लोरीन, तुम इस दो एलिमेंट के साथ कभी भी अपना बॉन्ड मत बनाना, ना जिसके टेस्ट का पता, ना कलर का। क्या ऑक्सीजन तुम्हारा कोई रंग नहीं है? नहीं क्लोरीन, ऐसा नहीं है। मेरा एक रंग नहीं, मेरे अनेक रंग है। अगर आयोडीन और स्टार्च के साथ मिलाया तो ब्लू जैसा, फेरिक ऑक्साइड के साथ मिलाया तो रेडिश ब्राउन जैसा, और अगर 90 ml इथेनॉल के साथ मिलाया तो पटियाला पेट जैसा। क्लोरीन, क्या मेरा कोई चांस नहीं है? नहीं, अगर एक बार मैंने किसी से बॉन्ड तोड़ दिया तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी की भी नहीं सुनती। अरे कैल्शियम, तुम्हारे मसल्स तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग उतनी वीक। जैसे जिम में डंबल उठाने का मोड़ हो पर लिफ्ट ही ना हो। वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो कैल्शियम बाबू। वैसे भी कैल्शियम के साथ रहने वाला हर एलिमेंट अपनी रेपुटेशन ही खो देता है। क्लोरीन, तुम कहाँ हो क्लोरीन? मैं यहाँ हूँ। तुमने अपने स्वयंवर में मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने के भी काबिल नहीं? मैं क्यों इनवाइट करूँ तुम्हें अपने स्वयंवर में, जब खुद मेंटली थे तुम्हें अपनी पीरियडिक टेबल में नहीं इनवाइट किया? ऐसा होता है, अगर प्यार न मिले तो फॉरवर्ड हो जाता है। नहीं क्लोरीन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी थी, तुम्हारे बिना तो मैं उड़ जाऊंगा। ऑक्सीजन, मैं तुम्हारे साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। इस हिसाब से हम दोनों कजिन्स हुए। ऑक्सीजन, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे से बहुत कम है। अम्मा नहीं मानेंगे। इसका मतलब कि मैं सोडियम, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। तो फिर चलो हम लोग मिलकर एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण करते हैं जो हर किसी के खाने में स्वाद ला दे। कोई कंपाउंड बना ले। कौन सा? क्यों ना हम सब लोग मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करें? इससे तो हम लोग इन लोग से ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें तो सिर्फ चूना लगाना आता है। हमसे बने कंपाउंड से एग्रीकल्चर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड वाटर फिल्ट्रेशन जैसे कई यूजेस हैं। चलो सामने। जिस तरह सोडियम क्लोराइड ने अपने ट्रू बॉन्ड बनाए, वैसे ही ऑक्सीजन
अपनी बॉन्डिंग से एक यूजफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्पीली बॉन्डेड कंपाउंड। हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं, चाहे लाइफ की हो या इक्वेशन की। बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए और तालियां ऐसी बज जाए कि महफिल में जान आ जाए। तो इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए। तो मेरे एक फ्रेंड ने अपने मैथ टीचर से पूछा कि सर हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्यों बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं करते? बात तो है, पॉइंट तो है, सही बात है। तो उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? उन्होंने कहा इधर आओ, ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। ये तो फुल ऑफ मैथ लैंग्वेज हो गई। मैथ इज सच अ फनी सब्जेक्ट, नो? फनी? यस, फनी। क्योंकि मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने मैथ्स का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अलजेब्रा के XYZ हमें समझ नहीं आते, जैसे कोई पहेली जिनके जवाब नहीं मिल पाते। इंटीग्रेशन है वो शक्ति एरिया को दे जाता, बड़े बड़े आकारों को भी पल में हल करवाता। एनालिसिस की गहरी बात, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का साथ, कभी समझ आए कभी नहीं, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ। अब ये तो बात हो गई कुछ मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में, तो चलिए मैथ्स के टीचर्स के बारे में भी बात हो जाए। दीनी मैम के आने से पहले सन्नाटा छा जाता है, कब पता किससे क्या पूछे ये सोच के दिल घबराता है। मैम पढ़ाती है अच्छा, एक बार में क्लियर हो जाता है, फिर भी जाने क्यों नंबर कम टेस्ट में आ जाता है। सॉरी मैम। प्रोबेबिलिटी की दुनिया है, पॉसिबिलिटीज का खेल, मंजू मैम की क्लास में कोई ना होता फेल। हर प्रॉब्लम का सलूशन, हर डाउट की क्लैरिटी, अर्चना मैम देती है फुल मार्क्स की गारंटी। मैथमेटिकल मेथड्स मैकेनिक्स इजीली समझ में आने लगे, जब से हमें अमेरिकन लास्ट पीरियड में पढ़ाने लगे। मैथ्स और स्टैट्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो देते हैं ज्ञान, लॉजिक एंड थिंकिंग को बढ़ाते, जीवन को देते उड़ान। With this, presenting before you all a skit with the title of David R.D. Sharma by the Department of Mathematics and Statistics. So please give a huge round of applause for them. चला कि सांख्यिकी का गणित डिपार्टमेंट अर्थात मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है अपनी ओर से उम्दा संवाददाता, जो कोई और नहीं और एक विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार लेने भेजा है। और वो विशेष व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि है डॉक्टर रविदत्त शर्मा, वही व्यक्ति जिनकी मोटी मोटी गणित की पुस्तकों के नीचे दबकर मेरे जैसे बच्चे गणित जैसे विषयों में पास हो पाया करते। वैसे बाकी संवाददाताओं से पता चला है कि जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं और सही उत्तर ना दे पाने पर पेरेंट्स कॉल भी कर लेते हैं। तो प्रे फॉर मी डैड मार्कशीट लाओ। जिंदगी बढ़िया लैमिनेट करवाया हुआ है और उसे प्रिंसिपल का साइन देके कड़क स्याही से किया हुआ। हमारे यहाँ नौकरों के लिए भी मैथ्स में 80 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तुम 74 में इंटरव्यू लेने आ गए। सर 2020 वाली ट्रेजेडी तो याद होगी सभी को। अरे ऑनलाइन क्लास हुआ करती थी, मैम कहती थी कि माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो और हम लैपटॉप पे सेट कर सो जाया करते थे। सर हमारी दिक्कत नहीं है सर, हमारी उस जनरेशन में सभी की। ठीक है। मेरे बिजनौर के जो साड़ू साहब हैं, उनका लड़का भी इसी में लटक गया था। बिल्कुल जेन्युइन एक्सक्यूज दिया है तुमने, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा भाई ने फोन कौन सी लगाई? सर बचपन से डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल लगाते आए हैं। कौन सी? भाई अपना ब्रदर फ्रॉम कांग्रेंट मदर, NCERT।
बनेगी? अरे यार सैटरडे है 5 सेंटीमीटर की। तुम आ जाओ और डायमंड है ना तुम्हें नजदीक पड़ेगा। तो आप सभी को बताना चाहते हैं ये आर.डी. शर्मा है और 25 सालों से हमारे गरीब बच्चों के लिए हमारे जैसे किताबें लिखते आ रहे हैं। सर इतने बड़े हो गए, इतने फिट दिखते हैं। सर आपकी एज कितनी होगी? एज जाननी है? जी सर। आज से 4 साल पहले मेरे बेटे की उम्र मेरी उम्र से आधी थी और आज मेरे बेटे की उम्र 30 साल है। तो तुम बताओ मेरी एज कितनी हुई? सर एक क्वेश्चन जो है ये ऑप्शनल है कि कंपलसरी? हंस क्यों रहे हैं? कंपलसरी होगा? कंपलसरी होगा? प्रणाम करो। Let us assume my age is X. Now you calculate. इतना गंदा काम करोगे, राइट साइड मार्जिन बना लो। जी सर वही तो एक चीज आती है। Use of calculator is not allowed भाई। ये हमने पहले नहीं बताया। जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 10 सेकंड बचे। सर दोनों के लिए पेन रखे हैं। कर दी ना 74 नंबर वाली बात। LHS is equals to RHS। बस हो गया। मैं अभी शुरू किया था सर। बस निकालिए। सर सर रोटी देखिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर नाप के बना रही है। 4.90 सेंटीमीटर है, मैंने 5 सेंटीमीटर बोली थी। सर वो कपास ढीला हो गया, पुराना था। 2 रुपए तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। सर स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने चाहिए ना। मैट्रिक्स तुम्हें स्टेप्स के मार्क्स चाहिए? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अरे सर इसी प्रोडक्ट पर 21% डिस्काउंट पर उसका सेलिंग प्राइस 499 है, तो बिना डिस्काउंट के कितने का होगा? सर आप मार्क्स काट लीजिएगा। देखो भाई, रियाज का टाइम हो गया, 3 बज गए। सर रियाज कैसा मतलब? मैं रामानुजन जी के लिए रोज गाने गाता हूँ, आज तुम भी ज्वाइन करो। ठीक है सर, कर लेते हैं सर। ऑडियंस की तो यही इच्छा होगी। आइए सर आइए। आइए सर। A plus B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, और A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। तुम भी गाओ। A plus B का होल क्यूब, A क्यूब B क्यूब। सर इसकी लिरिक्स नहीं आती सर, दूसरी की आती है। बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर स्क्वायर। बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। पाइथागोरस दा के फैन हो? अरे सर सारी सीडी रखी है मेरे पास, रखी है। वेरी गुड। अच्छा सर ये सारे सवाल छोड़िए। क्या होता है इंटरव्यू की दुनिया में हमेशा हार्ड टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाने चाहिए, लड़कीला भड़कीला ज्यादा होता है। तो सर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर आपसे। सर बायो के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो भाई, बायो वालों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। उनके लिए सेल डिवीजन और सेल मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही चीज है। अब औरों का तो छोड़ो, मेरे खुद के बेटे ने बायो ले रखी है। मैं अपनी फैमिली की स्ट्रेट लाइन उसे कैसे सौंपूंगा? पापा किस बात का गुरूर है आपको अपने कोर्स पर? एटलीस्ट हमारे कोर्स की चीजें काम तो आती हैं। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का काम आता है भला? हम सिर्फ दिमाग के डायग्राम नहीं बनाते, इसका यूज भी करते हैं। तुम लोग डरते हो मैथ से, इसलिए बायो ले लेते हो।
कि 4 साल बाद अपेंडिक्स की प्लेसमेंट की तरह इंतजार ना करते, कोई एक कंपनी आती और हमें थोक के बाहर उठा ले जाती। अरे कम से कम 4 साल बाद हमारी नौकरी तो लग जाती है, तुम लोगों की तरह 40 साल तक टेस्ट ही नहीं देते रहेंगे अब। हेलो, आरडी शर्मा स्पीकिंग। हाँ मैंने ही दिए थे 80 वाटरमेलन्स, 50 मैंगोज एंड 60 संतरे कर दो। हाँ एड्रेस नोट करो, मंदिर से 63 डिग्री राइट पे सामने एक सिलेंडर शेप की बिल्डिंग है, प्रोटेक्टर रख लेना रास्ते में। काट दिया, एड्रेस भी नोट कर। सर इतने को क्या करेंगे सर, मैं तो खा के आया हूँ। क्वेश्चन पूछूंगा जैसे राजू ने 20 वाटरमेलन खा लिए तो कितने बचे? कितने बचे सर? 70 वैसे। सर कितने वाटरमेलन बचे ये तो नहीं पता सर, लेकिन राजू का सर 10 बड़ी गंदी बात हो जाएगी। सॉरी सर। ये अस्त्र में सर ज्योमेट्री बॉक्स में मिला था और हमने अपने टॉपर से पूछा था सर, टॉपर भी ये कहता था कि स्केल खो जाती है तब इससे लाइन खींचना। तो सर ये बताइए सर इसका काम क्या है? हे रामानुजन, मेरे गांव में एक कहावत है कि स्ट्रेट लाइन न खींची तो स्केल टेढ़ी। तुम्हारे समझने के लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही हाल है तुम्हारा। अच्छा सर इसमें तो सर ठीक है सवाल है, ऑडियंस इतनी देर से सर आपको बर्दाश्त कर रही है, ऑडियंस इतनी देर से आपको सुन रही है, तो इतने साल अपने मैथ्स को दे दिए, कुछ जनता को भी तो बताएंगे, कुछ कहेंगे उनसे दिल की बात। देखो भाई, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैथ्स पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, लेकिन किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि अगर तुमने किसी की वैल्यू ही नहीं समझी तो तुम्हारे मैथ्स पढ़ने का फायदा ही क्या? सब्जेक्ट करता उड़ा दी एकदम। नहीं सर देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपसे या आपसे सर अभी से 70 के डिफरेंशिएशन के बारे में पूछें तो हमें सब चलना पड़ेगा। जय रामानुजन, जय रामानुजन। हाँ सर जय रामानुजन सर। हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है। जब हम देखते हैं कि एग्जाम के पहले हमारे पास कितना टाइम बचा है, वो है मैथ्स। जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में पराठे को हाफ शेयर कर रहे थे, वो है मैथ्स। जैसे ही हम सेल में 50% ऑफ देखते हैं तो हम डिवाइड बाय 2 करने लग जाते हैं, वो भी है मैथ्स। खाना बनाते समय जब हम इंग्रेडिएंट्स को मेजर करते हैं और टाइम का ट्रैक रखते हैं, वो है मैथ्स। खेल खेलते समय जब हम स्कोर रखते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और पॉसिबिलिटीज का अनुमान लगाते हैं, वो है स्टैट्स। मैथ्स और स्टैट्स हमें जिम्मेदार और समझदार बनाते हैं। ये हमें जीवन में निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए इन दोनों को एक विषय के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। अभी हमारे बीच में कुछ गेस्ट उपस्थित हुए हैं, सो आई वुड टेम्परेचर बताता है। वो मुझ पे सबसे जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली,
देखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा मिलेगा, बस एक माँ का प्यार है जो औरों से 9 महीने ज्यादा मिलेगा। Ladies and gentlemen, मैं हूँ सादिया अंसारी और स्वागत करती हूँ आपका इस महायुद्ध में। एक ऐसा महायुद्ध जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये है प्रेगनेंसी का एक अनोखा संग्राम। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दिल, दिमाग, पेट, रीढ़ की हड्डी और ब्लैडर आपस में भिड़ने वाले हैं, क्योंकि जब एक नई जिंदगी आती है तो सिर्फ माँ नहीं, उसका पूरा शरीर बैटल दिख जाता है। तो आइए मिलते हैं माँ के शरीर के ऑर्गन से। ब्रेन, ये है सोचने के सेटलमेंट, सब कुछ यहीं से आता है। आइए देखते हैं कि कितना सेंटी होने वाले हैं। स्टमक, प्रेगनेंसी में क्रेविंग और वोमिटिंग दोनों यहीं से आती है। हमें तो लगता है ये तो खाने पे ही लड़ने वाले हैं। बैकबोन, ओहो अरे रे, इतना वेट उठाना है, क्या ये स्ट्रेस हैंडल कर पाएंगे? यूरेथ्रा, ये तो बस एक ही बात कहेंगे, मुझे बाथरूम जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिक प्रेगनेंसी बैटल। और इस कबर का तो क्या ही बताएं।
पता नहीं किन कदमों की सजा मिल रही है। पहले आराम से 3-4 बार डिस्चार्ज करता था, फिर पूरे दिन की छुट्टी हो जाती थी। लेकिन जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, हर 5-10 मिनट में दौड़ना पड़ता है। दिन हो या रात, पता नहीं आराम कब मिलेगा। तभी बच्चा अंदर से आवाज लगाता है, लेकिन सच कहूँ तो इस बच्चे से मिलने की इतनी खुशी कि सारी परेशानी सहने को तैयार हूँ। हाँ बच्चा, तू ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। बच्चा शरारती अंदाज में, बस थोड़ा सा इंतजार करो, सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो ये था प्रेगनेंसी का हार्ट का कांस्टेंट डिबेट, स्टमक की क्रेविंग और मूड स्विंग, यूरेथ्रा का बाथरूम ड्रामा, सब मिलकर एक माँ का सफर लिखते हैं। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर वो खुद बेरोजगार हो गया। तो दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी एक बैटल है तो माँ एक वॉरियर है, एक ऐसी वॉरियर जो दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट देती है, एक नई जिंदगी। तो आइए एक बार जोरदार ताली हो जाए उन सभी मदर्स के लिए। बिखर जाती और इस कदर मजबूत कि पर्वतों को चीरकर नदियों की तरह गुजर जाती है। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि तहजीब को भी तहजीब सिखा दे, और वही आवाज जब हक की गूंज बन जाए तो जुल्म की चट्टानें तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर बनी ही नहीं है जो तुम्हें गिरा सके, लेकिन हाथों से रोज गिरती हो धुआं के जैसे। धूप जैसे तपते हौसले हैं तुम्हारे और तुम खुद नजर आती हो छांव जैसी। हैरान हूँ मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए, एक ही इंसान में मरियम का दिल और लक्ष्मीबाई के बाजू दे दिए। चुपचाप बैठ के नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए, तालियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए, क्योंकि मैं झूठ रहा हूँ। अब हम सबके सभी गणमान्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों, प्राचार्य जी तथा शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कृपया साइंस टूर के लिए प्रस्थान करें।
अभी वर्किंग मॉडल स्टार्ट कर दें। कनेक्शन आपने बनाया घर पे भी लगाया है ऐसे कुछ नहीं हमारा एज अ डैम वर्क कर रहा है ये पेट स्टॉक है ये पेट स्टॉक से मैं पेट स्टॉक से पानी ट्रांसफार्मर तो है पर ट्रांसफार्मर कैसे चलेगी एनर्जी सेव हो सके हम जनरेटर लगाते हैं जनरेटर चले उसके लिए क्या करना चाहिए वेब जनरेटर के लिए डीसी मोटर लगाते हैं सोलर असिस्टेड अगर लगाएंगे ना सोलर पैनल के साथ में लगाएंगे तब एनर्जी भी सेव करेंगे। ये सेटअप में ये कनेक्शन में किए कि बस सेटअप ये कनेक्शन में आप किए सब कुछ किया है तो आइडिया है कि कैसे कनेक्ट करना है पैरेलल कनेक्ट करना है हाँ सीरीज में कनेक्शन करना है कैसे करना है जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम ले लेना। आप ऐसी जगह लगाइए कि ऑर्डर रिवर्स हो जाए और उठा के एक ही बार में रखना है अगर कहीं रख दिया तो फिर सर एक ही बार अभी रहना खेलेंगे सारे अभी बच्चे कर ले फिर उसके बाद में अगर आ गई तो आप एकदम और अगर नहीं है तो उसके जो नंबर होंगे उसके ऑपरेशन करा के 20 टाइम एक डिफॉल्टर का स्कोप देना सभी जगह वहाँ पे सेम जाएगी तो ज़्यादा खतरनाक
नियर बाई आएगा तो होगा तब तो बेटर हो जाएगा, रेंज में आ जाएगा उसके बाद ऑफ हो कोई ऐसा डेटा आपको पता है मैंने पूरी बात में कहीं और ये इंटरनेट पे आपने कहीं कॉपी मॉडल और सेकंड ने इसका आविष्कार किया है और मैं भी इन फ्यूचर में पेटेंट के लिए कोशिश करूँगा और इसमें थोड़ा मॉडिफाई करने रिसर्च में और डिस्कवरी में क्या फर्क है, इन्वेंशन में और रिसर्च में? सर ये मुझे बताओ सर, रिसर्च में आप और इन्वेंशन में आप इसका प्रैक्टिकली मॉडल वगैरह करने का मतलब नई चीज़ देना है, रिसर्च मतलब किसी का उससे आइडिया लग गया था कि इंजन बनाया जा सकता है, मगर इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हो तो बहुत सोचा सोचा होगा। वही चीज़ है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, स्टॉक मार्केटिंग मॉनिटरिंग है, वहाँ पर कर सकते हैं। इस पर्पज में मैंने इसका यस किसकी कंट्री में आ सकता है। पहला तो इसमें अपना इंडिया है, दुबई, टोक्यो यानी कि जापान, कानपुर, ढाका, वाशिंगटन, बेजिंग, मकाऊ, इस्लामाबाद, मैक्सिको, कैनबेरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और 13 कंट्रीज का भी मैंने बनाया। लेकिन जो नेक्स्ट मॉडल आएगा मे भी तो इससे ज़्यादा बड़ा होगा और उसमें ये चीज़ और मैचिंग करनी, क्योंकि हमें पता है कि हर समय दिन और रात हर देर इक्वल नहीं होगा। तो मैं ट्राई करूँगा इसमें लाइटिंग का कि अगर दिन है तो वहाँ AM के टाइम जो लाइट है वो जल रहेगी और PM में वो ऑफ है। तो इससे आप ये भी इंडिकेट कर सकते हो वहाँ पर सुबह और यहाँ पर सोलर के थ्रू चार्ज लगाया है तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ये रेडिएट है, ये हमारे पास कन्वर्टर है, इसका काम है हमारे पास स्टेप डाउन यहाँ पर लाइट लगाया हुआ है। क्या करता है बैटरी मैनेजमेंट, जो हमारी बैटरी है ओवर चार्ज अपनी बैटरी में डिस्चार्ज करती है और उसके बाद फिर हमने यहाँ बैटरी लगाई है जो हमारी स्टोर करेगी हमारी रात बैकअप में। आप ये कितने का इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिला उसकी पल्सों की जैसे आप इको फ्रेंडली ग्रीन है ये चार्जिंग स्टेशन सर्विस कर दिया वायरलेस चार्जिंग चार से पाँच हमारे मेन कंपोनेंट हम लोग कहाँ से है हमारे कुछ होता रहता है।
Good morning, ma'am. Good morning, बच्चों. Sit down. Thank you, ma'am. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स. मैम एक डाउट. तुम कौन हो? पहली बार आए हो क्या क्लास में? खत्म. बाय टाटा गुड बाय गया. अच्छा पूछो. मैम न्यूटन को उनके लॉज कैसे मिले? और मैम क्या एडिशन कभी डीमोटिवेट नहीं हुए? ओहो इतने सारे क्वेश्चन. चलो तुमको हम फिजिक्स की जर्नी पे लेके चलते हैं. बट मैम हम लोग देखेंगे कैसे? मन की आंखों से देखो बच्चों, सब दिखेगा. ओके मैम. अच्छा, क्या आपने कभी ऊपर देखकर सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? तो डियर ऑडियंस, ये इसलिए नहीं है कि किसी विशाल स्तर में नीले रंग की बाल्टी गिरा दी है. और अगर गिरने वाली चीजों की बात करें तो क्या आपने कभी अपनी आइसक्रीम गिराई है और ये सोचा है कि वो फ्लैट ही क्यों हुई, ऊपर क्यों नहीं गई? आपके ऐसे ही सवालों के जवाब हमें फिजिक्स देता है. तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम सब गवाह बनने वाले हैं विज्ञान के आगमन का. जाओ. गुड मॉर्निंग सर. लगता है ज़रा मेरे को विस्फोट होगा ना. मॉर्निंग वॉटसन. अरे सर मैं तो बस मजाक कर रहा था. आपको मदद की जरूरत है. बिल्कुल होता है. तुम्हारी बड़बड़ किससे शुरू हो गई? मेरी बड़बड़ ने इसका एक्सपेरिमेंट रोक के रखा है. ये वॉटसन का बच्चा कहाँ रह गया? सर ये धुआं कैसा है? कुछ हो गया. बस तुम यहाँ खड़े रह के बेवकूफों के साथ कर क्या रहे हो? हे भगवान, लगता है इसने फिर से ब्लास्ट कर दिया. क्या कर रहे हो यार? पूरा लैब तुमने धुआं कर दिया. अब क्या हमें भी उड़ा के मारोगे? अरे भाई फिर से आप तुमको कोई धरती तक पकानी है क्या? अरे नहीं यार, इस बार सरकार नोबेल प्राइज जीत के ही मानेगा. अरे सर नोबेल प्राइज मिल लोगों को मिल जाएगा. उसमें इतना क्या सोचना है? सर आप सर के दिमाग में क्या चलता हमें नहीं पता, तो आपको समझ चलेगा. तो फिर क्या बकवास दोस्तों के बात में आते रहते सर. दूसरे दिन में काम कीजिए ना. शुभ इंतजार कर रहे हैं उसके हमारा है ना सर. हमारा. हाँ सर वो तो मैं आपकी पूछी ना. जो आपने किया वो मैंने किया. बस से शुरू हो गई. पर फिर मैंने ये किया. कुछ नहीं. अरे वो हमने साथ में नहीं किए थे. पर फिर मैंने भी आपकी मदद की थी. अरे भाई तुमसे कुछ नहीं होगा तो पहले तो अभी 1.5 साल में तुमसे कुछ नहीं हुआ. अरे सरकार के पैसे हैं, इनके थोड़ी है, तभी तो इन्हें उड़ाने में कितनी मजा आती है. सर कहाँ चले गए? सर आज आए नहीं क्या? ऐसा तो कभी ना हो कि छुट्टी रहे और मुझे डांटे ना किसी दिन. कहाँ है वॉटसन तुम्हें पता है कामयाबी का रास्ता क्या है? हाँ सर अपने तन मन से काम करना और लगातार प्रयास करना. बिल्कुल सही. एक और क्वेश्चन. तो चले सर. मेरे पास सर फालतू चीजों के टाइम नहीं है. जाके खाओ और खाना. पर आपको क्या मैं निकम्मा लगता हूँ जो दिन भर खाने के बारे में सोचता हूँ? मैं सर्कल की बात कर रहा था सर. एक्सपेरिमेंट. और तुम? अरे भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जमाने में एक ऐसी खोपड़ी वाला आदमी आया जिसने सबका दिमाग हिला के रख दिया. ऐसा आदमी जिसने लाइट बल्ब जलाया, गाना रिकॉर्ड किया और पिक्चरें भी चलाई. एडिसन के कारनामे लाइट बल्ब से लेकर फोनोग्राफ तक ऐसे हैं जैसे गोलगप्पे के बाद चाट. उनकी मेहनत और लगन ऐसी है जैसे परीक्षा के टाइम में रात भर पढ़ना. आज भी लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे कल करेंगे कहने वाले अपने दोस्त से. वॉटसन ये देखो. अरे सर हमने तो कर दिखाया. मेरा मतलब है आपने नहीं, हमने साथ में ही किया है. ये बड़ा शोर आ रहा है क्या? अरे यार सक्सेस तो मिल ही थी. तुम हटो, बीच में आ जाते हो. आखिर दोस्त किसका है? ये सूखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन टूटा तो नहीं है.
future belongs to those who believes in the beauty. रॉबर्ट, ये तुम थे? हाँ, ये मैं था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पर रॉबर्ट, क्या तुमने ये सोचा कि ये जो सेब तुमने मुझ पे गिराया, ये नीचे ही क्यों आया? ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि न्यूटन सेब खाने के लिए आसमान में नहीं था ना। ओह, अरे बुद्धू, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है? क्या तुमने कभी ये सोचा है? नहीं, मैंने तो ये नहीं सोचा। पर मैंने सोचा। आओ, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। न्यूटन ने बताया ज्ञान का चमत्कार, हर चीज के पीछे है कोई तो आधार, वरना ये दुनिया बस लगती एक माया जाल। न्यूटन ने खोज की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। ये वो शक्ति है जो आपको जमीन पर रखती है, वरना आप और हम हवा में उड़ते फिरते। सोचो अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या होता? न्यूटन, सोचो अगर तुम सेब के पेड़ की जगह नारियल के पेड़ के नीचे होते तो क्या होता? तो तुम्हारे नाम के आगे ग्रेविटी खोजकर्ता की जगह RIP लिखा होता। रॉबर्ट, was that funny? हंसना था क्या इस पे? हाँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं निकला ऑफिस लेके और रस्ते पर और सड़क में एक मोड़ आया। रॉबर्ट, क्या तुमने देखा? ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसका मतलब ये है कोई भी चीज तब तक रुकी ही रहेगी या तो चलती ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। समझे? हाँ। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। चलो। चलो हम खेलते हैं। ठीक है रॉबर्ट, क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ। तो लो। ये किसने तोड़ा जी? ये जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ेगी नहीं, बॉडी बॉडी कर देगी। बच गए। तो ये है लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसका मतलब ये है कि किसी भी चीज की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए उस पे लगने वाले बल को हमें बढ़ाना या घटाना पड़ता है। आया सब? रॉबर्ट। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। थैंक यू। According to Newton, no great is बताया ये कुदरत का नशा, जड़, गति, प्रतिक्रिया, हर एक का मोल, इनकी महक से दुनिया हुई अनमोल। back to the class. तो बच्चों समझ में आ गया ना? Yes मैम। किसी को कोई और डाउट? Yes मैम। मैम अटेंडेंस कब होगी? To celebrate the prize distribution ceremony of Science Feast 2.0. You all have
Now the Department of Zoology, SKJ Academy, Bhavna and Shubham. Wonderful work. Teacher. All the first prize, please come here on the stage for the final photo. Now the मंजुला जी जब भी नवयुग में मुझे बुलाती हैं तो मेरे लिए उसको मना कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस बात को, क्योंकि मेरी मदर यहाँ से पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और आज जब हम 21वीं शरण हैं, आपके खुद के एल्यूमिनस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में ज्वाइन करा हुआ है। ना जाने कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आपके यहाँ से बने होंगे। ये केवल उदाहरण स्वरूप है जो कि इतने सारे लोग होंगे। तो इसलिए जो एक स्वप्न देखा गया इस महाविद्यालय की नींव रखने के लिए, वो एक सफल स्वप्न था। ये बात भी सही है कि दशकों पहले जब आप दुनिया में कब्जा कर सकते थे, जिसे शब्द कहते हैं मसल पावर से। मसल पावर से समझती है क्या मतलब है? आप लड़ाई झगड़ा कर सकते थे। जब हमारा खुद का मानव विकास जो है वो मसल पावर पे डिपेंडेंट था, क्योंकि क्यों हमें जाके जंगलों में दूसरे देश के साथ में आराम से लड़ सकता था और मसल पावर के बेसिस पे आप एक दूसरे के ऊपर कब्जा हासिल कर सकते थे। दूसरा दशक जब आया तो मसल पावर की इतनी वैल्यू नहीं रह गई, जिसको हम कहते हैं नॉलेज पावर। नॉलेज पावर ने हम सबको एक तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप एक देश दूसरे देश के ऊपर हावी हो सकता है। आप देख सकते हैं पिछले कई दशकों में जो है वो कंप्यूटराइजेशन जिस तरीके से हुआ, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इतनी सारी स्किल्स दिखा रहे थे, यहाँ पे दिखा रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे आया, वो था एक दशक जबकि नॉलेज पावर ने हम सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन आज का समय, जब हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ साइंस पावर पे डिपेंडेंट है। आज के ज़माने में इसको मुझे सिद्ध करने में भी कोई मुश्किल नहीं है। कोविड के समय में हम सब ने देख लिया कि किस तरीके से विज्ञान ने, साइंस ने पूरी मानवता को एक दिशा दी, कैसे आगे बढ़ना है, हमें बचाया। तो इसका मतलब क्या है कि आज के दशक में जो है साइंस है जो हमें आगे लेकर के जाएगी। और साइंस में भी आप देखिए कि कितना विकास हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और क्वांटम फिजिक्स का ये ज़माना आ गया है। तो इसमें भी जो है हमें अपने कदम तेज़ी से आगे रखने हैं और जिससे हम आगे बढ़ सकें। इस पूरी दौड़ में, जिसे हम कहेंगे 21वीं शताब्दी की दौड़ में, अगर किसी ने बहुत भारी भूमिका निभाई है तो वो है महिलाएं। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं आप लोग? लेकिन हम कहीं पीछे छुपे रह जाते हैं। इसका कारण जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 10वीं का रिजल्ट आएगा, गर्ल्स टॉपर, न्यूज़पेपर में फोटो छपी रहेंगी। 12th का रिजल्ट आएगा, गर्ल्स टॉपर। BSc का रिजल्ट आएगा, गर्ल्स टॉपर। MSc का रिजल्ट आएगा, गर्ल्स टॉपर। उसके बाद वो लड़कियां कहाँ चली जाती हैं? हम क्यों पीछे रह जाते हैं? मुझे लगता है कि इसके कारण हम लोगों को हमारे परिवारों में एक बार झांकने की ज़रूरत है। बहुत बदलाव आ गया है 21वीं शताब्दी। ऐसा कहना गलत होगा कि कोई चेंज ही नहीं आया इतने सालों में। बहुत चेंज आया है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस की संभावना है। वो संभावनाएं कहाँ हैं? वो संभावनाएं हमारे घरों में छुपी हुई हैं। आप देखिए, बहुत बार घरों में आप, ये तो प्रथा हो गई है कि लड़का भी पढ़ेगा, लड़की भी पढ़ेगी। आप पढ़िए, आप 10th करिए, 12th करिए, BSc, स्नातक, परास्नातक तक आप करिए। आगे लाइफ में
अगर आप कुछ कर पाए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो भी ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए क्या है, आपको कम्पीट करना है, आगे जाना है। ये जो माइंडसेट है ये हमें घरों में चेंज करने की ज़रूरत है। आप पढ़ने तो दे रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने पे आप कहीं ना कहीं हमें रोक लेते हैं। कहाँ जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर हो सकते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। इसमें भी एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, कैटेगरी ऑफ परिवार आते हैं, जिसमें जब आगे जाने की बात आती है तो उनके सारे इश्यूज़ को जो है हम सेफ्टी के साथ जोड़ देते हैं। वहाँ जाओगी तो डर होगा, वहाँ अकेले कैसे करोगी, वहाँ जाने का ये माइंडसेट भी हमको धीरे धीरे चेंज करना है। जब ये सब माइंडसेट चेंज होते हैं तो आगे बढ़ने में महिलाओं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देख रहे थे, यहाँ पे लोग दे रहे थे, दिखा रहे थे कि विज्ञान में कैसे प्रगति हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बहुत सारे उदाहरणों से हमें जीवांत उदाहरणों में जाना है जो हमारे चलते फिरते रोल मॉडल्स होते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन को जो करना था उन्होंने कर दिया, वॉटसन क्रिक को जो करना था वो कर दिया। मैंने नीचे देखी बहुत सुंदर रंगोली बनी हुई थी जिसमें डीएनए की संरचना बनी हुई थी, बट हमने फोटो किसकी लगाई हुई थी? हम भूल गए उस लेडी को जिसने उस डीएनए संरचना में अपना इतना योगदान दिया कि वॉटसन और क्रिक को भी कभी नोबेल प्राइज ना मिलता उसका। अगली बार जब हम रंगोली बनाएं तो वहाँ रोजालिंड फ्रैंकलिन की फोटो होनी चाहिए। हमें घर घर तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि महिलाओं के योगदान कितने इम्पोर्टेंट योगदान हैं जिनको हम खुद ही भूल के बैठे हुए रहते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे पुरुषों को तवज्जो दिया करते हैं जो आगे जा। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की ज़रूरत नहीं है, बट ऑन द स्केल, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें अपनी 50% जगह चाहिए। अगर 100% पॉपुलेशन है तो सबको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम 50% हैं तो अगला 50% भी हमसे ही जन्मा हुआ है, कहीं और से नहीं है वो, तो अगला 50% भी हमसे ही जन्मा हुआ है। इसलिए हमारी भागीदारी को, हमारे संघर्षों को, हमारे आत्मविश्वास को, सभी को सम्मान देना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, वी शुड गिव लाइव एग्जाम्पल्स। जितनी लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, यू शुड फाइंड रोल मॉडल्स फॉर योर सेल्फ, बट फाइंड रोल मॉडल्स हु आर वॉकिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग रोल मॉडल्स, जिनको आप देख करके ये सोच सकें कि इनका 50% भी अगर हमने कुछ कर लिया तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। और ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स अब हैं, हमारे बीच में हैं। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही हैं, आप कल्पना चावला को आपने देखा, टेस्ला जी को देखा, जो इतने सारे मिशंस जो अभी हो रहे हैं, रितु कर्नाड को देखा आपने, जो कि ये स्पेस मिशंस को लीड कर रही हैं। इन सारे उदाहरणों को हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और तो और मैंने रोजालिंड फ्रैंकलिन की जैसे बात कही कि इन सब उदाहरणों से ये तो ज़रूर पता चलता है कि विज्ञान का जो क्षेत्र है वो असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। मतलब सबके लिए संभावनाएं हैं। हर एक आदमी को बल्ब ही नहीं डिस्कवर करना है। बल्ब ही नहीं डिस्कवर करने से मतलब है इतनी बड़ी खोज नहीं करनी है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत सारी इनोवेशंस ऐसे भी कर सकते हैं जो कि ग्रास रूट इनोवेशंस होते हैं, जिनकी हमको बहुत ज़रूरत है। ग्रास रूट इनोवेशंस में आपको ये ग्रास रूट इनोवेशंस आते कहाँ से हैं? कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, वही वाला हाल है। आप सुबह की चाय पीते हैं, सभी लोग चाय, हाथ उठाइए, सभी चाय पीते होंगे। चाय पीते हैं, वो जो चाय की पत्तियाँ पिक की जाती हैं टी गार्डन्स में, these are the women who pick up the gardens. आप 10 बार हाथ में उठा करके उन पत्तियों को अपने पीछे बास्केट में डालिए, आप देखिए आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। आप दिन में खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, the rice fields are actually they have been taken over by women. वो पानी में खड़े होकर के अपने जो वो राइस के एक प्लांट लगाती हैं, those are the women's contribution. बट हम क्या करते हैं, उन सब संघर्षों को पीछे छोड़ देते हैं और हम औरों की बात किया करते हैं कि कौन प्रेजेंट है, कौन नहीं प्रेजेंट है। इसलिए जो हमने कहा कि इनोवेशन जो है वो आता है, ये छोटी चीज़ें। आप लोग तो बहुत सारी रील्स देखते हैं आजकल, इतने सारे इनोवेशन, यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस मॉडल्स
किसी भी गवर्नमेंट में अभी कुव्वत नहीं है कि वो हर एक इंसान को जो है वो जॉब दे सके। किसी भी गवर्नमेंट में कुव्वत नहीं है, इसलिए यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिजनेस इनोवेशन मॉडल्स। आपने देखा होगा लोग प्रेशर कुकर में एक्सप्रेसो कॉफ़ी बनाने का सोच सकते हैं कोई? ये इंडिया में ही हो सकता है और ये आप ही लोग कर सकते हैं जिनको बहुत सारी विज्ञान की बहुत सारी नॉलेज है। दूसरा, आपने देखा है वो कोकोनट के पेड़ पे सीढ़ी लगा करके कोकोनट तोड़ने का एक बना हुआ है। दीज आर ऑल ग्रास रूट इनोवेशंस जो आप अपनी विज्ञान की नॉलेज से कर सकते हैं। इसलिए इंडिया जैसे मैंने कहा कि विज्ञान और साइंस संभावनाओं का क्षेत्र है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उसको करने के लिए। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर क्रिएटिविटी जो है, जो आपने देखा रचनात्मकता जिसको कहती हैं, क्रिएटिविटी कम्स, नॉलेज मैटर्स, लेकिन इनोवेशंस जो होते हैं वो ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करते हैं, नहीं करते हैं, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक हमारे अंदर क्या अच्छा है एंड ट्रांसफॉर्म लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डू द वर्क that you know is good for you and get paid for the work that is good for you rather than getting paid for a job or the work that you don't like, है ना? बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मिसेस मूवी देखी है, किसने देखी है? जिन्होंने नहीं देखी है वो दूसरों को बताएं देखना। आप अपने अंदर के हुनर को ना जाने दें, अपने साइंस की जिज्ञासा को ऐसे ही रखें और आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बताने।
होते हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं कुछ भी करूँ, इन भाई साहब को देखिए, ये पानी वेस्ट कर रहे हैं, आपने इन्हें कुछ नहीं कहा। और भैया आप इतना पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप हमें मत दिखाइए हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को देखिए, पूरा पेड़ों को काट दिया, पूरा बगीचा बर्बाद कर दिया। हमको आप मत सिखाइए। और इनको देखो, देखने में कितनी पढ़ी लिखी लगती है और पूरा बगीचा गंदा कर दिया, कूड़े में इधर-उधर फैला के। पढ़े लिखे तो आप भी लगते हैं, आपको नहीं पता पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी प्यारी सी साइकिल को धुल रहा तो था। आपकी साइकिल थोड़े पानी से भी धुली जा सकती है। आप हमें मत सिखाइए, मेरी साइकिल, मेरा पानी, मैं कुछ भी करूँ। तो मेरा कूड़ा मैं किधर भी फेंकूं, तो मेरे कुल्हाड़ी मेरे पेड़ कितने भी काटूं। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कितनी गर्मी है यहाँ, कितना कूड़ा फैला के रखा है, सारे पेड़ काट दिए। कैसे कैसे लोग हैं। मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। पानी 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 पानी। लो मालिक ये। आप कौन हैं? मैं हूँ प्रकृति, मैं इस पर्यावरण की कड़कड़ में हूँ। पृथ्वी पर मनुष्य ही मात्र एक ऐसा प्राणी है जो मेरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। हे लकड़हारे, क्या तुम्हें नहीं पता? वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। तुमने वृक्ष क्यों काटे? ये देवी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पेड़ नहीं काटने चाहिए थे, पर इस किसान ने भी चंद पैसों के लिए अपने सारे पेड़ कटवा दिए। हे लालची किसान, क्या तुम्हें नहीं पता? वृक्ष ही हमारा जीवन है। हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। तुमने वृक्ष क्यों कटवाए? हमें क्षमा करें देवी, हमने लालच के कारण ऐसा किया, परंतु आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपके वातावरण को गंदा करने में इस भाई साहब का भी हाथ है। हे बालक, क्या तुम्हें नहीं पता? जल ही जीवन है। हमें जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह वही जल है जिसे हमारे पुरखों ने नदियों में देखा और तुम्हारे पिता ने कुएं में देखा और हम सब बोतलों में देख रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी न जाने इसको देखने को पाएगी भी या नहीं। हमें जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हे देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आज के बाद हम जल को कभी भी व्यर्थ नहीं करूंगी, क्योंकि जल ही जीवन है। परंतु आपके पर्यावरण को दूषित करने में इनका भी हाथ है। हे देवी, क्या आपको नहीं पता? ये पर्यावरण ही हमारा घर है। हमें इसे दूषित नहीं करना चाहिए। हे देवी, हमें क्षमा करें, हमें अपनी गलती का एहसास है। अब से हम कूड़ा इधर-उधर नहीं फेंकेंगे और कदम कदम से प्लास्टिक को हटाएंगे, अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाएंगे। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। तो स्वयं ही इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, प्यासे मरना पड़ रहा है लोगों को। आप सही करें प्रिया, मुझे पेड़ नहीं काटने चाहिए थे और तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए और मुझे इधर-उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग चले अपनी गलती को सुधारने। हम लोग चले पेड़ लगाने और मैं चली अपना कूड़ा उठाने। हम कभी भी मिलकर ही खाना है, घर घर में पेड़ लगाना है। अब में पानी की कीमत जरा तू पूछ रेगिस्तान में। सेव वाटर एंड सेव लाइफ।
अब आप सोचिए कि वो इतने बड़े पदों पर आई हैं यही नवयुग कन्या महाविद्यालय में उनकी बेसिक हायर एजुकेशन की टीचर। रोके रहो। How's the Josh? Now, Aradhna ka all the guest students are supposed to stay here for the final photograph, right? You are not supposed to leave right now. Thank you so much, ma'am. The team has 3 members, Pranav, Roshni and Garima Sharma. Please. And Shreyansh Tripathi. बेटा आप लोग And from Department of Physics, it's ALU, Pallavi and Shreyansh Tripathi. Vedika and Saudagar. आगे बैठ जाएंगे आगे है सुनैना द्विवेदी और पूजा जोशी। आ जाओ बच्चे। From the Department of Zoology, the consolation prizes goes to BSNV Divyanshi Tripathi. Please align here. Department. It's a Mahila Vidyalaya degree college, Sunaina and Pooja Joshi. Now from the Department of Zoology, we have 2 consolations. Kumar Verma and Raza Zedi.
तीन बातें कुछ टुकड़ों में ही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैम ने शुरू में ही कहा था कि आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, 2 ही मिनट दूँगा। प्लीज मेंटेन द साइलेंस, यू कैन नॉट लिसन, सो यू कैन लीव, अदरवाइज लिसन हियर विल बी फॉर 2 मिनट। यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ था, रामानुजन सर का एक कोटेशन एक कार्ड लगा हुआ था, नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, इफ समवन कैन रिकॉल इट। इट शुड एक्सप्रेस, स्टार्टेड विद एक्सप्रेस, इक्वेशन इज नॉट इक्वेशन अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने जो यहाँ देखा है, हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी स्किट्स हुई, बहुत क्रिएटिव स्किट थी, उनमें एक लाइफ का मैसेज भी था। तो साइंस इज ऑलवेज देयर टू गिव ए मैसेज अबाउट लाइफ एंड अबाउट गॉड। तो हमें अपने जीवन में अगर विज्ञान से कुछ सीखना है तो एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ लिखी हुई थी उसका हमें आत्मसात करना चाहिए। विज्ञान एक सही मार्गदर्शक होता है और उसका सही तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में, ताकि हम खुश रहें और प्रसन्न रहें। दूसरी बात जो मैडम चली गई है, मैडम, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, महिलाएं साइंस में पीछे हैं, महिलाएं एजुकेशन में कहीं पीछे रह जाती हैं। मैं उनसे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक कोर्स होता है भारत सरकार में जेंडर इश्यूज करके एक कोर्स होता है भारत सरकार, नई दिल्ली में इस कोर्स को कराया जाता है ISTM में। वहाँ पे जब जेंडर इश्यूज का कोर्स कराया जाता है तो वहाँ पे बेसिकली सबसे जो तार्किक पक्ष होता है वो यही बताया जाता है कि इट हैज़ टू बी जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं ये मान सकता हूँ जेंडर बाइसेस है, लेकिन हम उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की तरफ काम कर सकते हैं। जो दूसरा पक्ष जो मैं जेंडर इश्यूज से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, एक प्रश्न है मेरा कि एक बढ़िया डिसीजन कौन करते हैं, महिलाएं करती हैं या पुरुष करते हैं? आप लोग शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। कौन एक बेहतर तार्किक डिसीजन लेता है? कम ऑन प्लीज, हम लोग कम हैं यार। बिल्कुल सत्य वचन मैडम। उस कोर्स में एक प्रोफेसर साहब हमें पढ़ाने आए, ही केम देयर। बस आखिरी के 2 मिनट है तो प्लीज बियर दीजिए। प्रोफेसर साहब आए कोर्स में, उन्होंने एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाया और प्रश्न यही था कि हु टेक्स बेटर बैलेंस डिसीजन इन द सोसाइटी। तो हम लोग हंसने लगे, ऑब्वियसली हम ही लोग लेते हैं। तो उनका बहुत सीधा सा कटाक्ष आया, हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मैं साबित कर दूंगा क्यों और कैसे। फिर उन्होंने एक सिचुएशन दी, बोला आपके पास 2000 रुपये हैं, आपके पास 2000 रुपये हैं और दूसरे जेंडर के पास भी 2000 रुपये हैं। अब आपको एक शर्ट खरीदनी है तो डिसीजन कौन अच्छा लेगा, या उनको एक कपड़ा खरीदना है तो डिसीजन कौन अच्छा लेगा। उन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाना चालू किया। तो जब फ्लो चार्ट बन रहा था तो हमें फिर कुटिल मुस्कान आई, हम सभी पुरुषों को एक कुटिल मुस्कान आई। जब फ्लो चार्ट बन रहा था तो सिंपल सा बन रहा था कि हमारे पास 2000 रुपये हैं, 2000 में मैं तो ये कलर पसंद है, मैं ये कलर की शर्ट खरीदूंगा। मिनिमम 2 से 3 कलर होते हैं शायद, और हमारा ब्रांड भी बहुत क्लियर होता है कि ये ब्रांड होगा, ये ब्रांड होगा, ये ब्रांड होगा। फिर वो महिलाओं की तरफ आते हैं। महिलाओं का जब फ्लो चार्ट बना रहे थे तो महिला बाजार पहुंच जाती है। फ्लो चार्ट में पहले दिखाया है कि उसको ये नहीं पता है कि जेब में कितने पैसे हैं, वो बाजार पहुंच जाती है या मॉल में पहुंच जाती है। वहाँ उससे भांति भांति के कपड़े इतने सारे देखने के लिए उसको सामने रखे जाते हैं। तब उसको याद आता है कि मेरा बजट तो 2000 है। फिर उसको अपने कलर कंस्ट्रेंट्स याद आते हैं। उसके बाद बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, जो फ्लो चार्ट कहने का मतलब है कि जो फ्लो चार्ट बनता है जो पुरुषों का था वो बहुत एक सिंपल था, लॉजिकल 3-4 लाइनें बनती है उसमें।
और महिलाओं का जो फ्लो चार्ट बनता है उसमें जिग जैग करके वो गोल गोल बहुत सारा घूम जाता है। फिर प्रोफेसर साहब ने हमसे पूछा कि अब बताइए कि किसका डिसीजन बेहतर था। तो आप लोगों से भी मेरा वही सवाल है, किसका डिसीजन बेहतर था? मैडम प्लीज आप लोग बताएं। प्रिंसिपल मैम, किसका डिसीजन बेहतर था बताइए? नहीं, फिर उसके बाद यहाँ ये खत्म नहीं होता है। प्रोफेसर साहब ने फिर एक कुटिल मुस्कान दी, बोला जो पुरुष है वो ध्यान दें, अभी भी जो डिसीजन है महिलाओं का बेहतर है। दे नो द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, दैट इज द बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल इन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट और लेक्चर। सो आप लोग अपने आप को कम मत समझिए। आज यहाँ नवयुग कन्या महाविद्यालय में जो स्किल्स प्रेजेंट की गई थी, मैं JNU का छात्र हूँ, शुरू से ही हॉस्टल में रहा हूँ। JNU में मैंने MA MPhil और अपना PhD कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन वहाँ 7-8 साल रहा हूँ। IIT कानपुर में मेरी सेवाएं 3 साल मैंने दी हैं, तो बहुत सारे कार्यक्रम देखता और रहता हूँ मैं और देखे हैं। प्रिंसिपल मैडम को मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एफर्ट था। जितने आपके बच्चे थे जो स्किट्स जिन्होंने यहाँ पे स्किट्स में पार्टिसिपेट की, तो आप उनको मोटिवेशन दीजिए। और आज मैं अपने पर्सनल एफर्ट से मैडम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक साइंस टेस्ट कर रहे हैं तो विज्ञान पे आधारित कविताओं का एक कॉम्पिटिशन कराइए अपने कॉलेज में, और मेरी तरफ से 51 रुपये धनराशि प्रथम पुरस्कार विजेता को दी जाएगी। और ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे जब करने आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास है, तो विज्ञान मैं ये लिख के तो ये 2 पेज थे मेरे पास, मुझे लगता है, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में एक पर्सनल सा रिलेशन बन गया है, हम सब जो डिग्निटरीज आए हैं। तो आई पर्सनली थैंक एंड ऑन द बिहाफ ऑफ नवयुग कॉलेज आई थैंक यू ऑल। आप यहाँ आए, आपने अपना इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू मृदुल जी। मैं थोड़ी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एज आई एम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मैंने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया। मुझे हर साल कुछ हो जाता है कि मुझे लगता है कुछ करना चाहिए साइंस, और फिर मैं जब करती हूँ तो सोचती हूँ अब अगली बार बिल्कुल नहीं करूँ। थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन फिर इस बार आया कि एक स्किट करते हैं हर डिपार्टमेंट का, और ऑडिटोरियम में करेंगे और मैडम से मतलब बात करेंगे। बस मुझे मतलब जो मेरा कलीग्स हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, उनके लिए तो मैं स्पेशल थैंक यू कि आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आई हैव सच कलीग्स। मैंने एक बार अपना आइडिया फ्लोट किया कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, और पूरे साइंस फैकल्टी में मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैम ये नहीं हो पाएगा या मैम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सब ने यही बोला ठीक है। मतलब आई एम ऑनर्ड, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं इस चीज़ को अपने घर में अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि मैं अगर कुछ कहती हूँ तो मेरी कोई बात नहीं काटता। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल माई कलीग्स एंड ऑल माई नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो। मिनी मैम करके सब मेरी बात मानते हैं। मैं खाने में ये रखना चाहती हूँ, मैं ये प्रोग्राम ऐसे करना चाहती हूँ, बस सब मुझे ये कहते हैं ओके मैम। तो मुझे अब इतनी आदत हो गई ना ओके मैम। अगर अब कहीं कुछ सेटिंग नहीं होती तो मुझे बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता। एनी हाउ थैंक यू ऑल। मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला कि साइंस है तो पता चलना चाहिए कि साइंस का प्रोग्राम है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने इन सबको भी ये कहा था कि एक डिसिप्लिन और एक पता चलना चाहिए वी आर साइंसीज। तो आपको कोई बात नहीं करेगा, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक बच्चों ने भी डिसिप्लिन मेंटेन किया और वो साइलेंट रहे और प्रोग्राम को अच्छे से होने दिया। जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे जो भी टीचर्स और रिस्पेक्टेड जो रिटायर्ड हैं या जो भी जैसे भी सब आए, उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने सबको अपने डिपार्टमेंट बोला कि अपने अपने यहाँ से आप लोग 2-2 गेस्ट इनवाइट करिए। और जजेस वाला फिर बाद में ये आइडिया आया कि वर्किंग मॉडल का हम करते हैं। ये आइडिया बाद में आया जब मैडम से डिस्कस किया, तो उनसे कहा कि हम बस एक ऑडिटोरियम में छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं हर डिपार्टमेंट की स्किल। ये मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था। फिर मैडम से डिस्कस किया, प्रिंसिपल मैडम से, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको थोड़ा फिर दिमाग में आया कि चलो वर्किंग मॉडल भी लगाते हैं। और फिर वर्किंग
में फिर ये इंटर कॉलेजिएट कर लेते हैं, मतलब हम लेवल बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर ये प्रोग्राम आपको लगता है सक्सेसफुल है तो प्रिंसिपल मैडम का स्पेशल थैंक्स। उन्होंने अपने इनपुट्स भी बहुत अच्छे दिए और मुझे लगता है कि चूँकि वो हर जगह इतना जाती हैं और देखती हैं इतना कुछ, तो उनके वैल्यूबल इनपुट्स थे हमारे साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल माई जो ये हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, इनको भी मैंने 2-3 बार बुला के मीटिंग करी कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि कोई कॉरिडोर में बच्चा ना रहे। जब सारे गेस्ट हमारे विजिट करें तो सब ने उन्होंने ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है। जो मेरे साथ पूरा स्टाफ है और मेरे प्यारे बच्चे हैं, माई लवली स्टूडेंट्स, चाहे वो ZBC के हो या PCM SPM ग्रुप के हो, आप सबका सपोर्ट, प्यार, लव, अफेक्शन और जो मेरी बात मानते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।